हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है शिक्षा में मूल्यांकन के कार्य क्या हैं, किन किन उद्देश्यों के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, इस बात की हमने चर्चा की थी। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है एक व्यापक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा मानव विकास के विभिन्न अंगों के विकास की बात की जाती है, विभिन्न पक्षों के विकास की बात की जाती है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम इन पक्षों में जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि हमारी है, या इन पक्षों से संबंधित जो हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हमने किस सीमा तक प्राप्त किया है, मूल्यांकन के द्वारा इन सारी बातों की चर्चा होती है या इन बातों की हम जांच करते हैं। आज हम मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं। तो यदि मूल्यांकन के सामान्य वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता यानी इफिशियंसी, कौशल। ठीक है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन जो है शिक्षा के प्रत्येक चरण में होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अधिगम दक्षता यानी जो लर्निंग इफिशियंसी है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है और सीखने के परिणाम स्वरूप हमारे विद्यार्थियों में जो रचनात्मक कौशल हैं वो किस प्रकार से विकसित हुए हैं, किस हद तक विकसित हुए हैं और उनके विकास के मार्ग में कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, तो इन बात की हम चर्चा करते हैं। और सामान्यतः यह शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सामान्यतः एक शिक्षक अपनी क्लास में जो है जब एक टीचिंग पॉइंट को पढ़ाता है, एक बिंदु को पढ़ाता है, तो उसके बाद जो है वो देखता है कि जैसे वो माना कोई कविता पढ़ा रहा है तो वो उसमें देख पाता है उस मूल्यांकन के बाद, उस यूनिट को पढ़ाने के बाद कि बच्चे कविता को याद कर पाए हैं, कविता में जो विभिन्न प्रकार के कठिन शब्द हैं बच्चे उनके भावार्थ को समझ पाए हैं और आपका जो है बच्चे अच्छे तरीके से कविता का उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे मतलब चीज़ें हैं इनका मूल्यांकन इसमें एक टीचर के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका आता है सतत मूल्यांकन और तीसरा आता है व्यापक मूल्यांकन। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को एक ही संदर्भ में यूज किया जा रहा है या एक ही जो है एक ही साथ इन दोनों को यूज किया जाता है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सतत मूल्यांकन, सतत मतलब होता कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है। तो जैसे जो है इस मूल्यांकन में क्या होता है कि हम जो अधिगम का हमारा जो पूरी पाठ्य वस्तु है, माना 1 साल की जो पाठ्य वस्तु है, तो इसे हम छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। और छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करने के बाद जब हम एक इकाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उस इकाई से संबंधित हम बच्चों का क्या कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर जो हमने कंटेंट पढ़ाए, जिन विधियों से हमने पढ़ाए, जिन सामग्रियों का प्रयोग करके हमने पढ़ाए, तो उनकी प्रभावशीलता क्या है। ये सारी चीजें करके बच्चों को पढ़ा करके हम उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन ला पाए हैं। ठीक है। तो ये मतलब जो है जैसे सामान्यतः हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो जैसे क्लास होती है, कक्षा होती है, तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है। तो 1 वर्ष में क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार परीक्षाएं होती हैं, जैसे साप्ताहिक परीक्षा हो सकती है या मासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा होती है। तो ये हमारा जो है सतत मूल्यांकन का क्या है, उद्देश्य है। सतत मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि हम बच्चों की समस्याओं को लगातार जान सकें। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो समस्याएं आ रही हैं उनको लगातार मॉनिटर कर सके और उन समस्याओं के अनुसार अपनी जो शिक्षण गतिविधियां हैं या शिक्षण की क्रियाएं हैं उनमें हम परिवर्तन ला सके। किसके अनुसार, समस्याओं के समाधान की दिशा में हम उनमें चेंज ला सके। तो इसलिए सतत मूल्यांकन आपका किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि सतत मूल्यांकन में सामान्य तो आप जो है बच्चों की शैक्षिक जो उपलब्धि है उसको देखते हैं। शैक्षिक उपलब्धि मतलब कि एक पाठ को पढ़ाने के बाद, माना कोई विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं और उस विषय वस्तु के बाद जो उसके लक्ष्य आपने पहले निर्धारित किए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन आधारों पे आपने उसके जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आप उन चीजों की जांच करते हैं कि वास्तव में आपने जो ये पढ़ाया था उसके बाद आपके बच्चों की समझ में
ये सारी चीजें आ गई है या नहीं आ गई। लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन का जो संबंध होता है वो दक्षता के विविध पक्षों से होता है। यानी जो हमारे व्यवहार के विभिन्न पक्ष हैं या बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्ष हैं, उन सारे पक्षों का मूल्यांकन करना है। यदि मैं ब्लूम की भाषा में कहूं तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्ष। यदि मैं आदर्शवाद की भाषा में कहूं तो सत्यम शिवम सुंदरम, उससे जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी बच्चे को जो हमने ज्ञान दिया उसको वो कितना स्मरण कर पाया, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में क्या है, एप्लीकेशन लेवल पे उसके साथ क्या क्या काम हुआ है, क्या उसने उस ज्ञान को एसिमिलेट किया है, आत्मसात उसको किया है, ज्ञान का रियलाइजेशन वो कर पाया है, और ज्ञान को रियलाइज करने के बाद क्या वास्तव में उसके क्रिया कौशल में या उसके व्यवहार में वो ज्ञान आ पाया है। व्यापक जो मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, इन तमाम चीजों की चर्चा करते हैं या इन तमाम चीजों की हम जांच करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है, जो व्यापक मूल्यांकन है, सबसे पहले है व्यक्तिगत व सामाजिक गुण। ठीक है, तो व्यक्तिगत गुणों में जैसे नैतिक गुण है, या जो है आपका जो है किसी के अंदर समय को मतलब मितव्ययता की भावना है, समय को बचाने की का जो गुण होता है वो व्यक्तिगत गुण हो गए। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना ये एक सामाजिक गुण है, समाज सेवा की भावना का विकास ये सामाजिक गुण है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में या बालक के व्यवहार में इन गुणों की जांच करते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, अब पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं मतलब जो आपके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ होती रहती है, जैसे वाद विवाद होता है, भाषण होता है, आपका जो है खेल कूद होता है। तो इन तमाम चीजों में बच्चे की दक्षता क्या है, इन तमाम चीजों में बच्चे की इफिशिएंसी क्या है, या इनसे जुड़े हुए स्किल बच्चे के अंदर कितने विकसित हुए, और छात्र की अभिरुचियां, जो उसकी इंटरेस्ट है, साहित्य, संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में भी जो उसके इंटरेस्ट हैं, क्या उनके साथ काम हुआ है। माना कोई बच्चा जो है आपका संगीत में उसकी रुचि है, ठीक है, और संगीत में यदि उसकी रुचि है, उसकी हॉबी है उसमें संगीत में, या संगीत उसकी हॉबी है, तो हमने उसकी हॉबी के विकास के लिए क्या उचित अवसर प्रदान किए, या जब हमने उसको जो है उसकी हॉबी की पहचान की, वहां से लेकर और किसी मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद हमने उसकी हॉबी के विकास में क्या क्या परिवर्तन, हम मतलब हॉबी के विकास के दिशा में हम क्या क्या विकास उसके कर पाए हैं, हमने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, व्यापक मूल्यांकन में आती है। व्यापक मूल्यांकन यानी जो है बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जबकि जो है जो चाहे आपका सतत मूल्यांकन है और चाहे दक्षता आधारित मूल्यांकन है, इसमें जो हमारा फोकस रहता है वो शैक्षिक उपलब्धियों पे रहता है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है, चूंकि जो ये मूल्यांकन है शिक्षा और मनोविज्ञान में एक नवीन अवधारणा ही है। ठीक है, तो लगातार जो है इसकी जो अवधारणा है, इसके बारे में जो रिसर्च है, इसके बारे में जो विद्वानों के अध्ययन हैं वो लगातार होते रहते हैं, और इन तमाम अध्ययनों के बावजूद जो है हमारे सामने कुछ नए विचार आते रहते हैं। तो 1967 में मिचेल स्क्रीवेन ने मूल्यांकन के बारे में जो है अपना एक कंसेप्ट दिया, और उन्होंने जो है मूल्यांकन को दो भागों में बांटा, और इस मूल्यांकन को जो है काफी प्रचलन में भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा। उन्होंने मूल्यांकन को दो भागों में बांटा। पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, या इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा आपका है योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको जो है आप समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक, तो जो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन है, संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि वही जो हम बात कर रहे थे सतत मूल्यांकन में, कि पाठ्य वस्तु को पूरी जो आपकी माना साल भर की जो पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे छोटे इकाइयों में बांटते हैं, और एक इकाई को पढ़ाने के बाद आप तुरंत क्या कर लेते हैं, आप तुरंत जो है बच्चे का एवेल्यूशन कर लेते हैं, क्लास का एवेल्यूशन कर लेते हैं, जिससे कि जो है आपको गुण दोषों के बारे में पता चल जाता है। एक यूनिट को पढ़ाने के बाद बच्चे की उपलब्धि क्या रही आपको उस चीज का पता चल जाता है।
एक यूनिट को पढ़ाने के बाद जो टीचर का जो स्किल है, उसका जो मेथड है या उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उसकी इफिशियंसी क्या रही, उसका भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, यदि वो प्रभावशाली है तो उसी अनुसार जो है हम चीज़ों को जारी रखते हैं, और यदि हमें उसमें कुछ कमी दिखाई देती है तो तुरंत अध्यापक अपने स्तर पर उन चीज़ों में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है। इसको यदि हम पाठ्यक्रम के बारे में देखें या शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में देखें, शिक्षण विधि के बारे में देखें, सामग्री के बारे में देखें, तो जब किसी पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाता है उससे पहले ही किसी विधि को बनाया जा रहा है, उसके निर्माण के दौरान ही, और आपका जो है पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान, किसी शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण के दौरान, विधि और सामग्री के निर्माण के दौरान ही हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, जिससे कि हम जो है आने वाले समय में उसका प्रभावशाली तरीके से यूज कर सकें और उद्देश्यों के अनुरूप जो है हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, तो इसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कह रहे हैं। और इस मूल्यांकन का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि इसके द्वारा हमें फीडबैक यानी पृष्ठपोषण मिल जाता है या रेनफोर्समेंट हमें मिलता है। ठीक है, फीडबैक मिलने से जो है हम रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से जो है अपनी प्रक्रिया को और अच्छा बनाते हैं। दूसरा जो है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, समेटिव एवैल्यूएशन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व से संचालित आपका जो है जैसे जो कार्यक्रम है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक क्लास की 1 वर्ष की अवधि है, तो साल के अंत में हम क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है या वार्षिक परीक्षा होती है, तो इन परीक्षाओं के द्वारा हम बच्चे का लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उनको ग्रेड देते हैं, उनको श्रेणीवार विभाजित करते हैं कि जो है कोई बच्चा जो है 60% से अबव मार्क्स लाया तो उसको जो है हमने क्लास 1 में रख लिया। ठीक है, कोई जो है 45 से 60 तक लाया तो हमने जो है उसको सेकंड डिवीजन में रख लिया। तो इस प्रकार से उनकी श्रेणियों का हम निर्धारण करते हैं और उनकी रुचियों के आधार पे हम उनको अलग अलग विषयों के लिए जो है कर सकते हैं, जैसे उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में पता लगाना, यानी माना हम कक्षा 8 के बच्चों का किसी विषय में मूल्यांकन कर रहे हैं, माना हम सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए या हम जो मूल्यांकन करेंगे वो इस आधार पे करेंगे कि कक्षा 8 के जो बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान विषय में उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हम उन उद्देश्यों के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में पता लगाएंगे। जबकि जो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, पहला वाला जो मूल्यांकन है, इसके द्वारा क्या होता है कि प्रक्रिया के दौरान ही, जब हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसके दौरान ही हम जो है बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं, अध्यापक की कमियों का पता लगाते हैं। आपका जो है चाहे शिक्षण सामग्री है, शिक्षण विधियां हैं, पाठ्यक्रम है या शैक्षिक कार्यक्रम है, उनकी कमियों का पता लगाते हैं और उनमें निरंतर सुधार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया योगात्मक मूल्यांकन। इनमें जो बेसिक अंतर है वो ये है कि संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा हम जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है उसके बारे में अल्पकालीन निर्णय लेते हैं। अल्पकालीन निर्णय का मतलब ये है कि माना एक यूनिट में आपने जो है व्याख्यान मेथड का प्रयोग किया, पढ़ाने की जो है टीचिंग की लेक्चर मेथड का प्रयोग किया। आपने जब मूल्यांकन किया तो आपने देखा कि अरे जो मेरा मेथड है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, तो आप जो है जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें अपने मेथड को चेंज कर लेते हैं, अपने मटेरियल को चेंज कर लेते हैं, अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, तो अल्पकालीन निर्णय मतलब कम समय के लिए हम निर्णय लेते हैं। लेकिन जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है इसमें दीर्घकालीन निर्णय लिए जाते हैं। दीर्घकालीन निर्णय मतलब यानी जैसे हम कह रहे हैं कि माना कक्षा 8 में हमने सामाजिक विज्ञान की कोई किताब पढ़ाई, उस किताब में बहुत सारे कंटेंट बेंच हैं। ठीक है, तो जो हम उस किताब पढ़ा रहे हैं तो उसके हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। अब समेटिव मूल्यांकन के द्वारा क्या होगा कि साल के अंत में हम जो है ये मूल्यांकन करेंगे कि क्या इस किताब को पढ़ाने के बाद हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए हैं जो हमने कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के उद्देश्य निर्धारित किए थे। यदि कर पाए हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाए हैं तो हम जो है इसमें दीर्घकालीन निर्णय मतलब दीर्घकालीन निर्णय का मतलब ये है कि हम हो सकता है कि किताबें को चेंज कर लें,
ठीक है। तो ये किताब को या पाठ्य पुस्तक को चेंज करना एक दीर्घकालीन निर्णय कहलाएगा। इसके अलावा एक चीज इसमें और आती है, ये तो आपका ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है आपका निदानात्मक मूल्यांकन भी कई बार कहा जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप कह सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होता है यानी निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है वो बच्चों के जो हार्ड स्पॉट है, ठीक है, हार्ड स्पॉट का पता लगाना है। उनकी लर्निंग में जो है कहाँ कहाँ पे हार्ड स्पॉट हैं और उन हार्ड स्पॉट को जान करके जो है शिक्षक जो है उनके अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को बनाता है, अपनी पाठ्यवस्तु को बनाता है और बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मूल्यांकन के प्रकार। अब एक चीज इसमें आती है मेथड्स ऑफ, आपके जो बीएड का सिलेबस है उसमें एक पॉइंट आपका है कि मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इनको तो हम टाइप्स कहेंगे और जैसे मूल्यांकन की विधियां भी आप इनको कह सकते हैं कि इन विधियों से आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने सिलेबस में देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए हम मूल्यांकन किस आधार पे हम करते हैं, मूल्यांकन हम करेंगे आंकड़ों के आधार पे, किसी टेस्ट के आधार पे। जब हम बच्चों के मूल्यांकन की बात करेंगे तो हम जो है हमारे पास कुछ डेटाज होने चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए। उन आंकड़ों का हम विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालेंगे, एक कंक्लूजन पे हम जाएंगे जो हमारा मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे मेथड हैं उसमें हम जैसे आपका साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, आंकड़ों के संग्रह के लिए साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रश्नावली होती है, जो क्वेश्चनर है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका जो है कम्युनिटी डायलॉग है यानी सामुदायिक चर्चा परिचर्चा है, उसका हम सहारा ले सकते हैं। हम सर्वे कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के टेस्ट को जो है अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेक्निक कहलाएंगी, वो कहलाएंगी टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक, तो ये आपका हो गया मूल्यांकन। थैंक यू।